नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 18 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CPOSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर SI एग्जाम लाइक यूपी, बिहार and state services, UP PCS, बिहार PCS and other banking services एग्जाम के करंट अफेयर्स के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज का जो पहला सेगमेंट है नेशनल अफेयर, तो राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है जल जीवन मिशन यानी जल जीवन योजना। A grant of 5,968 करोड़ टू प्रोवाइड वाटर बेस्ड प्योरिटी टू 15th स्टेट, यानी 15 राज्यों के लिए 5,968 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चूंकि यह केंद्र आयोजित योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ 5,968 करोड़। कितने राज्यों के लिए? 15 राज्यों के लिए। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो वर्तमान में यह कह सकते हैं कि केंद्र ने वित्त वर्ष में कुल 4 किस्तें जारी करेगा, यानी सेंट्रल विल बी रिलीज फॉर 4 ट्रेंचेज इन टोटल इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। और अदर जो 17 स्टेट हैं उनके लिए कहा गया है asked to send their proposal for the release of fund to the नेशनल जल जीवन मिशन, यानी अन्य 17 राज्यों को लिए भी धनराशि जारी करने के लिए अपने प्रस्ताव को भेजने के लिए कहा गया है। दोस्तों, अबाउट 93% ऑफ द सेंटर्स फंड अंडर द मिशन विल हैव टू बी यूज टू डेवलप वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इसमें से जो 93% जलापूर्ति बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, 5% सपोर्ट एक्टिविटीज एंड 2% ऑन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस, यानी 2% जो है पानी की गुणवत्ता की निगरानी और सर्विलांस पर इसका यूज होगा। दोस्तों, मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के साथ जल जीवन मिशन के बजटीय आवंटन को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2021-22 में 50,011 करोड़ कर दिया गया है। सोचिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जल है तो कल है। तो इसीलिए 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को जल मुहैया कराएगी केंद्र सरकार की ऐसी योजना है। तो मिशन में बढ़ा हुआ निवेश तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक कि देश अगले 3 वर्षों में हर घर जल के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता। तो दोस्तों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी और इसका जो लक्ष्य रखा गया है, गोल रखा गया है 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराना, यानी हर घर को नल की व्यवस्था देना है। तो लॉकडाउन की चुनौती के बावजूद कोविड-19 महामारी के बीच भी मिशन को राज्यों के शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। तो ये योजना याद रखेंगे। कितना फंड निकाला गया? 4 किस्तों में पहली किस्त दी गई। कितने राज्यों को दी गई? 15 राज्यों के। अन्य 17 राज्यों को भोला गया है केंद्र के द्वारा। साथ साथ जो है यह लक्ष्य कब रखा गया है? 2024। स्टार्ट कब हुई? 2019। तो इस तरह से 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों। कोविन पोर्टल विल बी अवेलेबल इन 14 अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, यानी हिंदी के साथ साथ 14 भाषाओं में। जैसे आप लोग वैक्सीन लगाने के लिए जब कोविन पोर्टल पे जाते होंगे तो उसमें सारी व्यवस्थाएं या सारी इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलती है। तो दोस्तों, इंग्लिश, जैसा कि आपको पता है कि आज भी हमारा भारत ग्रामीण क्षेत्र में बसता है, यानी ग्रामीण व्यवस्थाएं हमारे देश में लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्र हैं। तो ऐसे में कोविन पोर्टल पर जो सुविधाएं दी गई हैं इंग्लिश में, वह समस्याएं आ रही थी। तो इसको देखते हुए हमारी सरकार ने देश में कोरोना वैक्सीन, चूंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल अभियानों में से एक है, इसीलिए सरकार ने लोगों को सहूलियत के लिए 14 अन्य भाषाओं के साथ हिंदी भाषा में कोविन पोर्टल को अपडेट किया है। तो दोस्तों, यह जो है केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि यह नेक्स्ट वीक में पोर्टल को हिंदी और अन्य 14 क्षेत्रीय भाषाओं में इसका संस्करण यानी एडिशन जारी किया जाएगा। और दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हर्षवर्धन सिंह हैं। उनकी अध्यक्षता में कोविड-19 पर हुई
उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल समूह GOM कहा जाता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हाई लेवल कैबिनेट ग्रुप मीटिंग की 26वीं बैठक के दौरान इसका अनाउंस किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि नमूनों को जांच को बढ़ाने के लिए INSACOG नेटवर्क टू इन्हांस द टेस्टिंग ऑफ सैंपल, यानी इस INSOG नेटवर्क में 17 नई प्रयोगशालाओं को और ऐड किया जाएगा। तो इसका INSACOG इसका फुल फॉर्म क्या है? तो द इंडियन सोर्स कोविड-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स देश भर में फैली 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का समूह है, जिसकी स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2020 को की थी। 25 दिसंबर को स्वशासन दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म दिवस है उस दिन। तो इस समिति का काम कोरोना वायरस की जीनोम श्रृंखला तैयार करना है। ध्यान रखेंगे, इस जो कमेटी है INSACOG, इसका काम क्या है? टू क्रिएट जीनोम चेन of the coronavirus to explore the relationship between the genome variant and epidemics। तो इसमें जो है जीनोम के स्वरूपों और महामारी के बीच संबंध की खोज करना इसका कार्य। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो ओनली 4000 स्नो लिपर्ड survived, 77% of their location are not known according to WWF report, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व वन्य जीव संगठन कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो इसकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया भर में हिम तेंदुओं की संख्या 4000 से कम रह गई है। और यह बड़ी चिंता की बात है कि वैज्ञानिक आज तक 77% ठिकानों का ही पता नहीं कर पाए हैं। सोचिए, तो द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन इन ए रिपोर्ट रिलीज ऑन स्टडी ऑन स्नो लिपर्ड्स इन लास्ट 100 ईयर has said that lack of information and data on their habitat is harming conservation efforts, यानी इनकी आवास को लेकर जानकारी और डाटा की कमी से संरक्षण प्रयासों को नुकसान हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट में विश्व वन्य जीव संगठन ने बताया है। और दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार 1904 से लेकर अब तक केवल 23% ही हैबिटाट रीजन में कोई शोध हुआ है, बाकी भाग अभी भी अछूते रहे हैं, अनटच्ड रहे हैं। दोस्तों देयर आर 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एशियन माउंटेनियस रीजनल हैबिटाट, यानी यह जिसका जो घर क्षेत्र है 17 लाख वर्ग किलोमीटर एशियाई पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं। इसमें भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया के सीमित पहाड़ी क्षेत्रों में होने से अस्तित्व इनका खतरे में है, यानी कह सकते हैं कि इनके लिए अभी जो है इन क्षेत्रों में जैसे लाइक इंडिया, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, इन सब में जो है लिमिटेड हिली एरिया है, इसको और होना चाहिए था। यही कारण है कि इनका अस्तित्व खतरे में बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में इलीगल हंटिंग, एलिमिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, नगरीकरण बढ़ रहा है, जंगलों को काट दिया जा रहा है। तो यही कारण है कि इन लोगों का अस्तित्व खतरे में है और इन गतिविधियों से यह संघर्ष के बड़े खतरे देख रहे हैं। तो माना जा रहा है कि इनमें केवल 35% आवासी 2070 तक सुरक्षित रहेंगे और सब नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2016 रिपोर्ट 221 to 450 स्नो लिपर्ड आर बीइंग किल्ड, यानी लगभग 450 तेंदुए हर वर्ष मार दिए जाते हैं 2016 की रिपोर्ट के अनुसार। शिकार के अलावा 55% संख्या मवेशियों को बचाने के लिए हिम तेंदुओं की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से स्नो लिपर्ड फाउंड इन इंडिया, यानी लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश है। पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 500, यानी भारत में करीब 500 हिम तेंदुए पाए जाते हैं। और फिर इनकी फर, हड्डियां और मांस के लिए अवैध शिकार होता है, जिससे इनकी संख्या तेजी से घट रही है। केंद्र इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, इसके तहत वित्तीय अनुदान भी शुरू किया है। GPS सिस्टम लगा रहा है, ड्रोन तकनीक के माध्यम से इनको ढूंढा जा रहा है, इनके पद चिन्हों के माध्यम से हिम तेंदुओं का पता लगाया जा रहा है। तो सरकार इनके लिए प्रयासरत है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है, जैसे ये चिन्ह देख रहे हैं ना ब्लैक में, जहाँ शोध हुआ है यानी जहाँ रिसर्च हुआ है तेंदुओं के उस रिहायशी क्षेत्र का परसेंटेज और इन क्षेत्रों में मौजूदगी। भारत, नेपाल व चीन में हिम तेंदुओं पर सर्वाधिक अध्ययन, जैसे देखिए 40%,
भूटान में 12%। ये पूरा जो दिख रहा है रीजन देख रहे हैं ना ब्लू, तो इन क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और हिमालय तीसरा सबसे बड़ा घर है, यानी एशियन रीजन में जो हिल रीजन में इनका जो हैबिटाट है, वहाँ पर भारत व हमारे उत्तर में मौजूद देशों के बीच हिमालय इनका तीसरा, देख रहे हैं ना, तीसरे नंबर पर हिमालय है। सबसे ज़्यादा साउथ साइबेरियाई क्षेत्र में 32% इनका हैबिटाट है। तिब्बत का पठार रीजन में 19% है, एंड हिमालय रीजन में 18%, तियान शान रेंज में 16%, पामीर जो है नॉर्थ पामीर के क्षेत्र में 7%, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं इधर ही है, तो वहाँ पर करीब 4%, कुनलुन सान 2% और कराकोरम में भी 2% है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 7 न्यू स्पीसीज ऑफ बेगोनिया इन म्यांमार। दोस्तों बेगोनिया जिसकी 2000 से अधिक फूलों के पौधों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। दोस्तों यह लगभग खासकर यह ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह फूल पाया जाता है, और यह दुनिया भर के उपोष्ण कटिबंधीय, मैंने बताया ना, स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। तो 2014 से 20 के बीच चीनी विज्ञान अकादमी के साउथ ईस्ट एशिया जैव विविधता अनुसंधान संस्थान के रिसर्चर्स ने 9 रीजन में जांच पड़ताल की और कई नई प्रजातियों की खोज की है। तो इसमें जो है ऑल 7 न्यू बेगोनिया स्पीसीज आर पेरिनियल हर्बीवोरस बट हैव वेरिंग साइज, यानी सभी 7 नई बेगोनिया प्रजातियां 12 मासी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन इनका आकार अलग अलग है। तो यह जो खोजी गई हैं म्यांमार के क्षेत्र में, पहली का नाम है बेगोनिया कैसेब्री, यानी इट इज सिमिलर टू अनदर स्पीसीज ऑफ बेगोनिया बी डिस्क्रेसाइन. It grown on granite rock of tropical mountain forest at an altitude of 600 to 1200 मीटर, यानी 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के ग्रेनाइटिक चट्टानों पर यह उगता है। इसमें जैसे कि उत्तरी म्यांमार के काचिन स्टेट है वहाँ पाया जाता है। दूसरा है बेगोनिया परसिस्टेंस, यह भी बेगोनिया की एक अन्य प्रजाति बी रियोफाइटिका के समान दिखता है। तीसरा है बेगोनिया लैटीब्रेक्टेटा, ये भी दोस्तों इसमें सफ़ेद रेखा वाला अंकुरक होता है, इसमें डंठल पर रोएदार रेशे पाए जाते हैं। इसके नाम याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बेगोनिया नटमांटुगेंसिस, ये भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है बेगोनिया अमीनोला, यह जो है 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। और बेगोनिया सांगिंगेसिस ये भी पाया गया। तो इन सातों, और सातवां है बेगोनिया चिंडवेंसिस राइजोमैटस, तो ये सातों प्रजातियां म्यांमार में खोजी गई हैं। और दोस्तों यह बेगोनिया जो है एंटिल द्वीपों का, बेगोनिया का इसका जन्म स्थान माना जाता है। भारत में भी पाया जाता है, भारत में इसको रॉयल बेगोनिया कहते हैं, पेरू में बेगोनिया वाइक कहते हैं, बोलीविया में बेगोनिया पियर्स या बोल्वियन प्रजातियां पाई जाती हैं। और इस पौधे में एंटी एलर्जिक एंड एंटीसेप्टिक जो है गुण भी होता है, प्रॉपर्टी होता है। इसके अलावा बेगोनिया घाव को ठीक करने और स्पैम को हटाने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन हीलिंग वाउंड्स एंड बर्न, यानी घाव और जलन, अल्सर को ठीक करने में भी हेल्प करता है। मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द को भी यह कम करता है। तो यह महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बढ़ते हैं वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी में। गुंजन शाह इज द न्यू सीईओ ऑफ बाटा इंडिया। तो ब्रिटानिया के पूर्व सीईओ गुंजन शाह बाटा इंडिया के नए सीईओ होंगे, और वो किसकी जगह लेंगे? संदीप कटारिया की जगह स्थान लेंगे। संदीप कटारिया को पिछले नवंबर में ही बाटा का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया, यानी बाटा इंटरनेशनल बाटा ग्लोबल का इनको, और ये भारत के बने हैं, ध्यान रखें। तो गुंजन शाह का जो कार्यकाल शुरू होगा 2021 जून से यह अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और 2007 में ब्रिटानिया से आने से पहले गुंजन शाह ने एशियन पेंट्स, मोटोरोला जैसे ब्रांड के साथ भी वर्क कर चुके हैं। यह IIM कलकत्ता से पढ़े हैं। और दोस्तों वर्तमान में ये जो बाटा इंटरनेशनल है, इसके जो संस्थापक टॉमस बाटा थे। दोस्तों यह 24 अगस्त 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, यानी ये स्विस
स्विट्जरलैंड की कंपनी है बाटा, ये ध्यान रखेंगे। और इसके सीईओ अब संदीप कटारिया हैं। नवंबर में घोषणा हुई थी, दिसंबर से इन्होंने ज्वाइन किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, मनीषा कपूर ज्वाइन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ICAS इकास यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया अनाउंस दैट इट्स जनरल सेक्रेटरी मनीषा कपूर, इन्हीं का ये पिक्चर है, ध्यान रखेंगे, हैज बीन अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, यानी इसी को ICAS कहें, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और वह कार्यकारी समिति की 4 वैश्विक उपाध्यक्षों में से एक होंगी। इसे 2008 में यूरोपीय विज्ञान मानक संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस तरह से ICAS स्वनियामक संगठनों का एक वैश्विक मंच है। और ये जो ICAS है, यह 2008 में यूरोपीय विज्ञापन के साथ इसको ज्वाइन किया था। फिर यह अलग से 2016 में अपने आप को ICAS नाम से अलग कर लिया था, ये ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों, अप्रैल तक ASCI के कार्यकारी समिति ने 2 साल के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में यह कार्य किया। अब कपूर 2023 तक समिति में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके जो डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं ICAS के, गाय पार्कर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। कैपिटल इसके जो है, याद रखना, यह जो है बेल्जियम है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स जो है किसकी? बेल्जियम की कैपिटल है। और ये डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बुक्स एंड अवार्ड्स में दोस्तों, यह अवार्ड कल आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं, इसको हम ऐड कर रहे हैं इसमें, इसको ध्यान से सुनिएगा कि यह 69वां था। यानी कि अब यहीं पर आपसे प्रश्न बनता है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1952 से शुरू हुई थी। तो इस बार मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। अंतिम 2 प्रतियोगी कौन थी? ब्राजील की जूलिया गामा और मिस मैक्सिको एंड्रिया रही, यानी कह सकते हैं कि टॉप 3 में मैक्सिको की 2 सुंदरियां रही हैं। और एंड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बिनी तुंजी ने, यानी जोजी बिनी तुंजी के बारे में याद रखिएगा, यह साउथ अफ्रीका की थी, 2019 की मिस यूनिवर्स थी, पहली श्वेत महिला मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, ध्यान रखेंगे अभी पॉइंट। तो इस तरह से टॉप 5 में अपने इंडिया की तरफ से एडलिन कास्टिलिनो टॉप 5 में अपनी जगह बना पाई, 4थे स्थान पर रहीं। तो इस समारोह का, यह समारोह हुआ कहाँ था, इसका ग्रैंड फिनाले? तो फ्लोरिडा के सेमिनोल हार्ड रॉक होटल एंड कैसीनो में हुआ था। और फ्लोरिडा क्या है? अमेरिका का प्रांत है, सबसे दक्षिणतम प्रांत है, साउदर्न मोस्ट स्टेट कह सकते हैं दोस्तों फ्लोरिडा प्रांत। यहीं मियामी शहर है, फ्लोरिडा स्टेट है, यहीं से होते हुए टॉर्नेडो गुजरता है, मानचित्र में जरूर देखिएगा। और इन 2019 दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनी टुंजी, बता ही दिया कि पहली अश्वेत महिला। दोस्तों, दुनिया का पहला मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट 1952 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही हुआ था, ध्यान रखना, पहला अमेरिका के, और इस बार वाला भी अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में है। और कैलिफोर्निया, इसे सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। और अपने भारत से अभी तक मात्र 2 महिलाएं मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। 1994 में पहली महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हुई थी। उसी वर्ष ऐश्वर्या राय भी मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। और लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली दूसरी महिला थी, ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, दुनिया का पहला, अब यहीं पर मिस वर्ल्ड भी जान लीजिए, मिस वर्ल्ड 1951 में लंदन के लिसेयुम बॉलरूम में हुआ था दोस्तों। पहली जो जीती थी स्वीडन की थी, और पहली भारतीय, याद रखना, और यह पहली भारतीय ही नहीं, पहली एशियाई महिला मिस वर्ल्ड चुनी गई थी रीता फारिया 1966 में। उसके बाद दूसरी ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड बनी। फिर डायना हेडन 1997 में मिस वर्ल्ड बनी। युक्ता मुखी 1999 में बनी। और प्रियंका चोपड़ा वर्ष 2000 में बनी। और 2017 में मानुषी छिल्लर हरियाणा की हैं। तो अभी तक 6 मिस वर्ल्ड और 2 मिस यूनिवर्स, याद रखना, टोटल 8 कह सकते हैं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स को मिला करके। इसी तरह से मैक्सिको की तीसरी जो है मिस यूनिवर्स बनी है। तो ये फैक्ट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। तनवीर संघा बिकम सेकेंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी सिलेक्टेड इन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम।
दोस्तों दूसरे ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में, क्रिकेट टीम में जगह बनाई है। तो जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले सीमित ओवरों की सीरीज के लिए चुनी गई टीम में भारतीय मूल के स्पिनर तनवीर संघा को भी चुना गया है। पहले फास्ट बॉलर थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपने आप को स्पिनर में चेंज कर लिया। तो तनवीर से पहले भारतीय मूल के गुरिंदर संधू ऑस्ट्रेलिया के लिए 2015 में खेले थे। तनवीर के पिता जोगा सिंह ऑस्ट्रेलिया में 1997 में चले गए थे। वहाँ पे वो एक टैक्सी ड्राइवर हैं और इनका जन्म सिडनी में ही हुआ था 2001 में। दोस्तों वेस्टइंडीज के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया को 5 T20 और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेलने हैं। उसी में इनका चयन हुआ है तनवीर जी का। इसमें सीमित ओवर की टीम में स्टीव स्मिथ, वार्नर, कमिंस की वापसी हुई है, जबकि लुबाशाने को नहीं चुना गया है। तो संघा ने कैरियर की शुरुआत तेज गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन बाद में वह स्पिनर बन गए थे और अंडर 19 विश्व कप में भी भाग लिया था। उन्होंने 14 विकेट लिए थे और उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन देकर 5 विकेट है, और भी किसके खिलाफ? नाइजीरिया के खिलाफ। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को पूरे विश्व भर में सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1977 से ही इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। फिर बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में घोषणा की और 1992 से हर साल इसको थीम, इसका विषय दिया जाने लगा था। ये ध्यान रखेंगे। जैसे इस बार का जो है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन, ये ध्यान रखेंगे, इसका इस बार का थीम है। इसी तरह 2020 का था इक्वालिटी फॉर म्यूजियम, 2019 का था म्यूजियम एज कल्चरल हब द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन। और दोस्तों इंटरनेशनल जो संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष सुए अक्साय हैं और इसका जो मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस, जो कि सीन नदी के किनारे बसा है। वहीं पर यूनेस्को का भी मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के संस्थापक चौंसी जे हैमलिन हैं। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। जैसा कि हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह रहे थे, तो 3 सीरीज हुई, आज यह तीसरी सीरीज है और अंतिम सीरीज। इसमें महत्वपूर्ण है 93rd अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ था, यानी अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी के लिए समानता। यही कारण है कि SC, ST, OBC को भी समान संरक्षण देते हुए आरक्षण की बात की जाती है। तो शिक्षण संस्थानों में SC, ST और अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के दाखिलों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसीलिए आर्टिकल 16 के 4 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसको ठीक कर लीजिएगा, आर्टिकल 16 होगा, अवसर की समानता, ये ध्यान रखेंगे। फिर 96 से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उड़िया शब्द को उड़िया शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब 8वीं अनुसूची में उड़ीसा को ओडिया, यानी अब जैसे ना उड़ीसा को ओडिशा कहा जाने लगा, ध्यान रखेंगे। और 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या था? कोऑपरेटिव वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन। दोस्तों इसको जो है पंचायती राज व्यवस्था का जो भाग 9 था, 9th B में क्या था? 9th B में इसको जोड़ा गया है और साथ साथ इसको मूल अधिकारों में आर्टिकल 19 में जगह दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों में भी जगह दी गई है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा का संरक्षण दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। और 99th अमेंडमेंट, 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे अमान्य करार दे दिया, इसको खत्म कर दिया, ये ध्यान रखेंगे। और 100वां संविधान संशोधन, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का अधिग्रहण, यानी एक दूसरे को हस्तांतरण किया था बांग्लादेश और भारत ने। और 101वां जो है वो GST के लिए, GST आर्टिकल 279A अलग से आर्टिकल जोड़ा गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन, जिसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी, यानी OBC को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 103वें समय यानी आर्टिकल 338B नया आर्टिकल जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। और 103वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया। और दोस्तों 104वां संविधान संशोधन जो कि SC ST के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और जो एंग्लो इंडियन 2 सीट नहीं हुआ करती थी, 543+2, तो 2 जो है आर्टिकल
331 एंड 333 याद रखना। तो ये 331 के तहत केंद्र यानी राज्य लोकसभा के 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब यह समाप्त कर दिया गया दोस्तों। और 333 में क्या है, राज्यों में एक जो है नियुक्त कर सकता है एंग्लो इंडियन को, तो इसको समाप्त किया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं और लगातार आप लोगों के उत्तरों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तर देने वालों में है तेज प्रताप सिंह, रजत गेडाम, अंकिता राठौर, रिक्की दास, रेणु बाला, सुभाष रानी, रोली सरोज, मधु आशुतोष, अनुराग उपाध्याय, करुणामय मिश्रा, सूरज उपाध्याय, ध्रुव पारिक, राजन तिवारी, हेमंत शर्मा, विनोद जायसवाल, आयशा रहमान, तोहफा शबा तस्कीन, मैथ्स इन्फिनिटी, अनुपम मौर्य, अंजलि सिंह, अंकित मितवा, काजोड यादव। इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, व्हेन वाज द जल जीवन मिशन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, 2017, 18, 19 या 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, जिसे INSACOG, इस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कब स्थापना की गई थी, 17, 18, 19 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 7 न्यू स्पीसीज ऑफ बेगोनिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार या बांग्लादेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट हैबिटाट एरिया ऑफ स्नो लिपर्ड, हिमालय, अल्टाई, तिब्बत का पठार, हिंदू कुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन, रोशनी नादर, महिमा कपूर, मनीषा कपूर, रिद्धि गर्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ बाटा इंडिया, संदीप कटारिया, गुंजना शाही, एलिक्स नासार्ड, चेतन भाटिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द मिस यूनिवर्स कंपटीशन स्टार्ट, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1950, 52, 54 या 56। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम सेकंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी सेलेक्टेड इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, उस्मान ख्वाजा, गुरिंदर संधू, तनवीर संघ या जैसन सांघा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, 16 में, 17, 18, 19। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वस्तु एवं सेवा कर को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया, 92, 99, 101 या 102। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ साथ इन उत्तरों को अच्छे से देने का प्रयास करें, गलत उत्तर ना दें। थैंक यू दोस्तों।